यह जो कार्यक्रम है सभी विधानसभा क्षेत्र में एक पार्टी की ओर से एक दलित सम्मेलन और एक अति पिछड़ा सम्मेलन करने की योजना थी। तो सब हर विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मेलन अति पिछड़ा और एक दलित, मतलब 2 सम्मेलन, 6 विधानसभा क्षेत्र 12 सम्मेलन। 12 सम्मेलन में सब सम्मेलन हो गया। आज अंतिम में यह 12वां सम्मेलन है। इतना अच्छा कार्यक्रम, अंत भला तो सब भला। इसके पहले का भी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है, आज का भी बहुत अच्छा है। देखिए, हम दलित सम्मेलन में हम उपस्थित हैं और संयोग से कुछ दिन पहले, ऐसे तो जाते रहते हैं हम लोग और जगह भी जहाँ जहाँ पार्टी के लोग कुछ आवश्यकता महसूस करते हैं या आप में से कहीं से कुछ जरूरत के हिसाब से लोग बुलाते हैं या अपनी ओर से भी पार्टी के कार्यक्रम के हिसाब से भी हम लोग जाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले गए थे हम चिकसिल, जो इसी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, और रामनाथ जी वहाँ हम लोग की पार्टी के नेता है, मंच पर बैठे हुए हैं। वहाँ रामनाथ जी हैं। हाँ, तो चिकसिल गांव, इनके गांव में हम गए थे। आपके टोला में थे ही रामनाथ जी, अखिलेश बाबू भी साथ थे और सब लोग थे। और इनके गांव से भी बता रहे हैं कि 100 लोग वहां से चिकसिल से आए हैं। देखिए, चिकसिल गांव में जाने के बाद उन्हें लगता ही नहीं है कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं। मैंने वहां की स्थिति देखकर आदमी नाली में रहता है। मतलब कैसी स्थिति लोगों के सामने, हम लोग गंदगी देख करके भागते हैं और फिर वहां आखिर उनके पास कोई इंतजाम ही नहीं है, क्या करे आदमी। घर भी इसी तरह से, किसी तरह से कैसे जीवन चलता है, देख कर भी अंदर से मन हिल जाता है। तो इस स्थिति में आज भी दलित समाज के लोग रहने को विवश हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत कल्याण का काम करते हैं। और बाकी बहुत पहले की बात छोड़ दीजिए, तो 15 साल लालू जी का जो दलितों गरीबों का नाम लेते लेते अपना समय गंवा दिया। नीतीश जी भी आए तो दलितों का नाम लेते लेते दलित, महादलित वगैरह वगैरह करते करते अब दोनों भाई मिलकर लगभग 34-35 साल पूरा होने वाला है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि फिर हमको दीजिए। यह 35 साल में अगर गांव की स्थिति वही की वही रह गई तो किस आधार पे, किस मुंह से आप कह रहे हैं कि हमने दलितों का उत्थान किया। याद होगा आप लोगों को, लालू जी जब भाषण करते थे तो आपको संबोधित करते हुए क्या बोलते थे? लालू जी उस वक्त भाषण करते थे तो कहते थे, गैया बकरिया चढ़ती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। आपको कहते थे कि बिटिया को पढ़ाइए। गैया बकरिया चढ़ती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। लालू जी, गैया बकरिया तो तब भी चढ़ रही थी, गैया बकरिया तो आज भी चढ़ती है, गैया बकरिया तो आगे भी चढ़ेगी, लेकिन मुनिया बिटिया की पढ़ाई का इंतजाम तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। जो स्थिति है आपके समय में भी वो स्थिति थी और आपके छोटे भाई नीतीश कुमार जी के समय भी वो स्थिति। कहाँ पढ़ेंगे गरीब घर के बच्चे? मुनिया बिटिया के माता पिता उनको अगर पढ़ाना भी चाहे तो कहाँ पढ़ाएं? चिकसिल गांव का कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो कहाँ पढ़ने जाएगा? जहाँ पढ़ाई होती है प्राइवेट स्कूल में, वहाँ जो पैसे वाले लोग हैं अपने बच्चों को भेजते हैं और प्राइवेट स्कूल में शिक्षा खरीद लेते हैं। लेकिन चिकसिल गांव का दलित परिवार का कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो सरकारी विद्यालय के अलावा कोई उसके पास उपाय ही नहीं। और उन सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है? 33 साल 35 साल में इन लोगों ने जब एक सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक नहीं की तो कहां से गरीब घर का बच्चा पढ़ेगा? भाई और मित्रों, इतने दिनों के बाद भी गरीब लोगों के लिए क्या चाहिए? सरकार से मदद। 2-3 काम के लिए गरीबों को चाहिए सरकार से मदद, बाकी काम तो अपना लोग कर लेता है जैसे तैसे। 2-3 काम है, जिसमें एक शिक्षा का है, दूसरा स्वास्थ्य का है। गरीब घर में कोई बीमार पड़ जाए तो कहाँ इलाज कराने जाता है? सरकारी अस्पताल में।
पैसा वाला कोई बीमार पड़ जाए तो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता, प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि उनकी जेब में पैसा है। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी के घर में कोई बीमार पड़े उसी सरकारी अस्पताल में जिसकी दुर्दशा 35 साल में नहीं ठीक कर पाएंगे। बिहार भर से पटना का एक पीएमसीएच अस्पताल, बिहार भर से कोई व्यक्ति गरीब घर का अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो पीएमसीएच पटना जाता है। 35 साल 34 साल में पीएमसीएच एक अस्पताल अगर राज्य का ठीक नहीं हुआ तो क्या लोग दावा करते हैं विकास का? कैसे भला होगा गरीबों का? शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, और ट्रेन में भर भर कर जो मजदूर बाहर जाते हैं, जहां कहीं भी अभी घटना हुई ना, एक टनल में कुछ लोग फंस गए थे, 15-17 दिन के बाद किसी तरह से उनकी जान बच सकी। चाहे टनल वाली घटना हो या हिंदुस्तान भर में बिहार से बाहर कहीं भी कोई बड़ी घटना, कहीं खादान धंस जाए, कहीं ट्रेन की बड़ी दुर्घटना हो जाए, कहीं इमारत, फैक्ट्री की इमारत ढह जाए, उसमें जो लोग मरते हैं 20 लोग, 25 लोग, 15 लोग, जहां से भी खबर आती है उसमें निश्चित रूप से कुछ लोग बिहार के होते ही हैं, निश्चित रूप से बिहार के होते हैं। क्यों ऐसी स्थिति है? कहते थे पलायन रोकेंगे, कहां पलायन रुका? यहाँ अगर इंतजाम ठीक से हुआ होता तो 35 साल कोई कम समय होता है। 35 साल में अगर नहीं हुआ, पीढ़ी की पीढ़ी चली गई, तो इतने दिनों में इन लोगों ने जो किया उसका परिणाम यही है कि दलित आज भी दलित है, महादलित आज भी महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा आज भी अति पिछड़ा। भाइयों और मित्रों, हम आपसे आग्रह करने आए, निश्चित रूप से दोष है सरकार का, जितनी ईमानदारी से इन लोगों को करना चाहिए नहीं किया इन लोगों। लेकिन एक बात के लिए हम आपसे भी आगाह करने आए, समय पर इन लोगों की भी खबर लेने का काम कीजिए। 35 साल के बाद अब 35 मिनट भी अब देने की जरूरत इन लोगों को नहीं। अब कितना दिन आके, वह तो समय पर चुनाव आ रहा है, समय पर कीजिएगा। लेकिन हम आपसे एक विशेष आग्रह करने आए, सरकार का दोष है आपकी इस स्थिति के पीछे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ कमी है जिसके कारण ऐसा होता है। वोट देने में कौन समाज में सबसे आगे रहता है? वोट देने में सबसे आगे आप रहते हैं। आपके घर में अगर 8 मतदाता हैं तो वोट के दिन 8 में से 8 लोग जाकर वोट गिराने का काम करते हैं। दूसरे लोग उपेंद्र कुशवाहा के जैसे जो दूसरे लोग हैं, हम लोगों के घर में अगर 8 आदमी है तो हमारे घर की महिला को जेठ की दोपहरी में वोट गिराने के लिए जाना पड़े तो उनको धूप भी लगती है, ठंडा के समय जाना पड़े तो ठंडा भी लगता है। हम लोग कहेंगे कि जाकर वोट गिराइए तो कहेंगे कि नहीं, अभी अब बहुत धूप है, हम नहीं जाएंगे। नतीजा है कि हम लोगों के घर का वोट 8 में से गिरता है 4, 5 और आपका 8 में से गिरता है 8। तो वोट गिराने में आप सबसे आगे और काम लेने में सबसे पीछे। इस पर कौन विचार करेगा? हम अपने अनुभव के आधार पर बताते। जब आप सब लोगों ने मंत्री बनाया था हमको, तो भारत सरकार में हम मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद जब हम आते थे तो देखकर बड़ा दुख होता था। मंत्री बनने के पहले तो कुछ दिन पहले तक हमको ही नहीं पता था कि हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे, जो राजनीतिक परिस्थिति थी जिसके कारण आए, आप सब लोगों ने जिता दिया, भारत सरकार में हम मंत्री बने। आते थे, चुनाव के पहले बहुत वक्त उस रूप में नहीं मिला, इसलिए बहुत लोगों को हम जानते नहीं थे, या आप लोग भी बहुत लोग हमको नहीं जानते थे। आज तो कम से कम बहुत सारे लोगों को हम भी जान रहे हैं और हमको भी आप सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं जानते थे। फिर भी आपने जिता दिया। तो हम आते थे और कहीं मंच पर बैठते थे, भीड़ में बैठे रहते थे, देखते थे हम अगल बगल, आगे पीछे देखकर बड़ा दुख होता था। देखते थे कि हमारे अगल बगल 10 कुर्सी अगर लगी हुई है, इसको ठीक से सुनिएगा, 10 कुर्सी अगर हमारे अगल बगल लगी हुई है तो 10 कुर्सी पर जो लोग बैठे होते थे,
बगल का कोई साथी जाकर कान में कहता था कि सर आपके बाएं तरफ जो आदमी बैठा हुआ है आपको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन आप मंत्री बन गए तो आपको माला पहनाने के लिए आगे आ गया है। तो वैसा आदमी भी हमारे बगल में बैठता था। और आप में से दलित परिवार का, अति पिछड़ा परिवार का कोई नौजवान जिसको हम बहुत सक्रिय देखते थे वोट के समय में, उसको देखते थे कि वहां पीछे खड़ा है। इस स्थिति को देखकर बड़ा दुख होता था। हम अभी भी आपसे कहते हैं, और उस समय भी उसको बुलाते थे पीछे से बाद में और कहते थे कि भैया तुम वोट के समय इतना सक्रिय थे, और यहाँ हमारे अगल बगल कुछ लोग बैठ जाते हैं जो वोट में भी नहीं साथ थे, तो तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम क्यों नहीं आते हो? तो सब चाहते हुए कहता था कि सर कैसे आवे, वहां तो आपके अगल बगल साफ कुर्ता धोती पहनकर लोग बैठे रहते हैं, कुर्सी भरी रहती है, वो हम कैसे आवे? हम उस वक्त भी कहते थे कि अरे भैया हम जहां बैठते हैं कुर्सी अगर 10 है, नहीं आइएगा आप तो कुर्सी खाली तो नहीं रहेगी, कोई ना कोई आकर तो बैठ जाएगा, खाली नहीं रहेगी। आप आइए तो सही, आप आइएगा, दूर से खड़ा होकर यह मत सोचिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा के अगल बगल 10 कुर्सी 10 भरी हुई है और साफ कुर्ता धोती वाले बैठे हुए हैं, हम कैसे जाएं, हमारी कहां जगह होगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आप आइए, 10 कुर्सी में से जितनी कुर्सी पर आपका हक है उतनी कुर्सी पर से जो लोग पहले से बैठे हुए हैं उनको उठाना भी पड़े तो कुशवाहा उठा के हटा देगा और आपको बैठाने का काम करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि 10 में 10 पर लोग जो बैठे हुए सबको उठा देंगे, ऐसा नहीं, सबको नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनका भी हक है, उनका हक है वह भी उनको मिले। लेकिन जहां आपका हक है उस पर अगर कोई बैठा हुआ है तो आपको चिंता नहीं करनी है, उपेंद्र कुशवाहा हटाएगा और आपको बैठाने का काम करेगा। तो आइए तो सही, हम अभी भी आपसे आग्रह करने के लिए आए। यह कमी आप में भी होती है, समय पर जरा ख्याल रखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जहां उपेंद्र कुशवाहा है वहां न्याय सबको मिलेगा। हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं कि करे कुछ नहीं और समाज में तनाव पैदा करके और वोट लेने का काम करें। समाज में तनाव पैदा करने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं सबका कल्याण हो, हम चाहते हैं ऐसा समाज बने जिसमें सब लोगों का जो उचित अधिकार हिस्सा है सबको मिले। ऐसा नहीं कि जो लोग 10 बैठे हुए 10 को हटा दे और सब पर आपको बैठा दे, यह भी नहीं होगा। आपका जितना हिस्सा है उतना पर आप और बाकी लोगों का जितना पर हिस्सा है उतना पर वो बैठे, समाज का सभी लोग बराबर बैठेगा, तब जाकर समाज अच्छा बनेगा। 10 पंक्ति की कुर्सी में, उस कुर्सी पर कोई पंडित जी बैठेंगे बगल में, तो उस बगल में रामनाथ जी भी बैठेंगे चिकसिल वाले, तब जाकर समाज बनेगा। तब जाकर अशोक राम जी भी बैठेंगे, सुकुल राम जी भी बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे, तब जाकर समाज बनेगा। सबके लिए जितना जिनकी हिस्सेदारी उनको उतना देना पड़ेगा। तो हम लोग तो इस तरह के लोग हैं, और इस तरह के लोग इसलिए हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। लोग आते होंगे आपके बीच में, कुछ लोग आप ही के बीच के होंगे जो आएंगे और आते भी होंगे आपके बीच में। और अभी जो सत्ता में बैठे हुए लोग 33 साल 34 साल 35 साल से कुछ किया नहीं आपके लिए, तो आकर आपके बीच में आपके दिमाग को गंदा करके कुछ कुछ कह के अनर्गल बात बोल करके और चाहेंगे कि आपका वोट उनको फिर से मिल जाए। आते होंगे, क्या कहते होंगे हम जानते हैं, आते होंगे गांव में मीटिंग करते होंगे और कहते होंगे कि फलनवा फिर से सरकार में आ जाएगा तो हिंदुस्तान का संविधान बदल जाएगा। अरे भैया, हिंदुस्तान का संविधान कोई ऐरू गैरू का नहीं बनाया हुआ है। हिंदुस्तान का संविधान हमारे आपके पूर्वज भारत के महापुरुषों में से एक डॉक्टर अंबेडकर साहब का बनाया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान के स्तंभ को इतनी मजबूती से गाड़ने का काम किया है कि दुनिया की कोई ताकत उस स्तंभ को हिला नहीं पाएगी।
नहीं हिला पाएगी। कहीं से मन में शंका रखने की जरूरत नहीं। और आप सब लोग तो खुद ताकतवर लोग हैं, आपने करके दिखाया है। दूसरे की बातों को छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। इसी से हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की रक्षा हो जाएगी। एक बार आप लोगों ने ताकत दिखाया था ना इसी सरकार में। एक बार अब से कुछ साल पहले, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, कुछ साल पहले न्यायालय से एक निर्णय हो गया। जो कानून है अपने यहाँ कि दलित समाज के ऊपर कोई अत्याचार हो और प्रभावित दलित परिवार का व्यक्ति अगर एफआईआर करे तो उस व्यक्ति अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी। बीच में न्यायालय ने कह दिया कि एफआईआर कोई दलित परिवार का कोई व्यक्ति करता है तो गिरफ्तारी अभियुक्त की नहीं होगी, पहले पुलिस वाले जांच करेंगे और उसके बाद तब गिरफ्तार करेंगे। इसमें तो गड़बड़ हो रहा था। इसमें पुलिस वाले जांच करेंगे तो दलित के पक्ष में तो कम ही निर्णय होगा, क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें जो गैर दलित लोग हैं उनके पक्ष में ज्यादा पुलिस काम करेगी, तो स्वाभाविक रूप से उनकी गिरफ्तारी ही नहीं हो पाएगी। तो दलित लोग देश भर के सब लोग खड़ा हो गए और एक दिन पूरे देश भर में एक दिन हिंदुस्तान भर के दलित सड़क पर आ गए। शाम होते होते भारत सरकार के मंत्री को कहना पड़ा कि न्यायालय के उस निर्णय में हम संशोधन करेंगे, पार्लियामेंट में नया कानून लाएंगे और दलितों के अधिकार को फिर से बहाल करने का काम करेंगे। और बहाल हुआ। भारत सरकार को मजबूर होकर आपकी मांग को मानना पड़ा। हुआ था कि नहीं हुआ था? सिर्फ एक दिन दलित लोग आ गए हिंदुस्तान भर के। तो कोई अगर कहीं कुछ उस तरह की गड़बड़ी भी होने लगे तो आप सब लोगों के अंदर इतनी ताकत है, तो इतनी ताकत है, कैसे कोई बिगाड़ लेगा? आप नहीं बिगाड़ पाएगा। और उसमें भी कहीं थोड़ी शंका और बच जाए तो आपके अंदर जो ताकत है उस ताकत का थोड़ा हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ जोड़ दीजिए। हम भी आपके मजबूत वकील के रूप में वहां काम करेंगे, हमारी पार्टी भी मजबूत वकील के रूप में वहां काम करेगी। और यह बात हम आज नहीं कह रहे। जब आप सब लोगों ने उस बार हमको अपना प्रतिनिधि चुना था, उस वक्त हमने करके दिखाया है। सिर्फ भाषण हम नहीं करते हैं, उस वक्त करके हमने दिखाया है। जब मंत्री आप सब लोग बनाए थे तो दिल्ली में पार्लियामेंट में हम जो न्यायपालिका में जज की बहाली की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दलित परिवार का कोई व्यक्ति जज नहीं बनता है। एकाध कभी कभी अपवाद के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार का कोई व्यक्ति जज आज भी नहीं बनता, एकाध बनता है कभी कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और इतना ही नहीं, जो व्यवस्था है ना वहां बहाली की जो नियम कायदा है उसके आधार पे दलित साफ, पिछड़ा अति पिछड़ा साफ, एकाध कभी। और यहाँ तक कि सवर्ण परिवार का भी अगर गरीब घर का बच्चा है, ब्राह्मण परिवार का हो, राजपूत परिवार का हो, गरीब घर का है, पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, वह भी चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए तो नहीं जज बन सकता है। यही व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था के रहते हुए आपके लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं है। नीचे के न्यायालय में कुछ आपको मिल भी जाए न्याय, ऊपर जाते जाते आपको न्याय नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम आज नहीं बोल रहे। अब जब मंत्री थे भारत सरकार में, उस वक्त पार्लियामेंट में भी जब हम बोलने के लिए खड़ा हुए, तब अगल बगल के मेरे मित्रों ने, सांसद मित्रों ने मुझको टोका, कहा कि आप भारत सरकार में मंत्री होते हुए आप बोल रहे हैं। तब भी हमने कहा था कि भैया भारत सरकार में मंत्री का पद हमारे लिए बाद में है, और जिस विचारधारा पर हम चलते हैं, हमने अपनी विचारधारा विरासत में पाई है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों से, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों से यह विचारधारा हमें सिखाती है कि कहीं भी अन्याय हो उसको बर्दाश्त मत करना। इसलिए विचारधारा के साथ हमने न तब समझौता किया था, न आगे अपने जीवन में हम कभी विचारधारा के साथ समझौता करने वाले। इसलिए उस वक्त भी हम बिना इस बात की चिंता किए हुए कि कौन क्या कहेगा,
हम अपनी बात के प्रति, अपनी कमिटमेंट के प्रति हम उस समय भी सजग थे। गठबंधन हमारा किसी पार्टी के साथ हो सकता है। एक गठबंधन में कई पार्टी होती है, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। हमारी विचारधारा अपनी विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा अपनी विचारधारा है। गठबंधन में हम किसी के साथ हो सकते हैं, अपनी विचारधारा के साथ हम हैं, कभी समझौता नहीं करने वाले। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करने हैं कि भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए, हर तरह से आपका हित सुरक्षित रहेगा। दुनिया की कोई ताकत आपके हित को असुरक्षित नहीं कर पाएगी। भाई और मित्रों, पुराने अनुभव के आधार पर हम यह भी आपको बताना चाहते हैं, जो स्थिति 2014 में बनी थी, इस बार भी संयोग ऐसा है, इस बार भी उस समय आप सब लोगों ने मंत्री बनाया, लेकिन जो हक आपको लेना चाहिए था, हमसे भी, उपेंद्र कुशवाहा से भी, उसमें भी कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए, पीछे रह गए। एक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। हम भारत सरकार में शिक्षा मंत्री हुए थे और शिक्षा मंत्री होने के कारण मेरे हाथ में पावर आया था उस समय कि हम देश के किसी बच्चा का नाम देश के किसी केंद्रीय विद्यालय में चाहते तो हम लिखवा सकते थे। हमारे हाथ में यह पावर आया था। उस वक्त हमने प्रयास किया, क्षेत्र में भी, क्षेत्र से बाहर के बच्चों का भी, बहुत सारे बच्चों का नाम लिखाया था। अपने क्षेत्र काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हजारों बच्चों का नाम हमने लिखवाया। उस वक्त जो ताकत मिली उसका इस्तेमाल किया। उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमने कभी नहीं सोचा कि जिस बच्चे का नामांकन हम करवा रहे हैं वह बच्चा किस जात का है, किस धर्म का है, यहाँ तक कि हमको वोट दिया कि नहीं दिया इसका भी ख्याल हमने नहीं रखा। हमने सिर्फ देखा उसके नाम के पीछे जो पता लिखा हुआ है वह पता काम को लिखाया। लेकिन जो दलित भाई है, अति पिछड़ा भाई है, हम खुद बेहिचक इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि उतना सारा नाम लिखाया होगा, उसमें आपके बच्चों का नाम बहुत कम लिखाया होगा। हम स्वीकार करते हैं इसको। आपको जितना हक मिलना चाहिए नहीं मिला होगा। इसलिए नहीं मिला होगा कि आप जो लोग उस समय हम तक आवेदन लेकर आए, हमने तो उन्हीं का नाम लिखवाने का काम किया ना। हम उन्हीं का नाम लिखवा सकते थे ना। तो जिनका आवेदन जार बन गई थी। और इस बार भी 2014 की तरह 2024 में भी फिर से तय है, भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर पिछड़ा समाज का वही बेटा जो आज भी बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी, वही फिर से भारत सरकार के प्रधानमंत्री पद, भारत सरकार में हिस्सेदार बनेगी। भारत सरकार में हिस्सेदार बनेगी। इस मौका का भी लाभ लेना है, इस अवसर का भी लाभ लेना है। वोट भी मजबूती से, काम भी मजबूती से लेने का काम करना है। काम भी मजबूती से लेने का काम करना है। हमने कहा है अपने साथियों से, और आज आपके सामने भी हम कहना चाहते हैं, जो लोग भी सम्मेलन की तैयारी में लगे हुए, बाहर के भी लोग हैं, आपके समाज के लोग, इनसे भी, और जो हमारी पार्टी के नेता लोग हैं यहाँ के, इनसे भी हम कहना चाहते हैं, यह जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन की तैयारी में गांव-गांव में लोग गए। जहां नहीं गए वहां फिर जाइए, जहां गए हैं वहां भी फिर जाइए। ऐसा नहीं कि गए, आपको न्योता दिया सम्मेलन में आने के लिए, आप आ गए, भाषण सुन लिया, चले गए, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं। तो चाहते हैं कि चिक्सिल और चिक्सिल जैसा जो भी गांव है इस इलाके में, वहां से सीधे एक ओवरब्रिज जैसे बनता है, यहाँ गाड़ी चढ़ी और सीधे उस पार उतर गई, उस तरह का एक सेतु बने आपके बीच में और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, ताकि आपके बीच का कोई व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा तक आना चाहे, ओवर ब्रिज पर सीधे चढ़कर पहुंच जाए, बीच में कोई बाधा उसको न मिले, कोई बाधा उसको न मिले। वैसा सेतु बनाने का काम हमारी पार्टी के नेता लोग भी करेंगे और आप सब लोग मिलकर उनको सहयोग कीजिएगा। यही आग्रह करने के लिए आए थे। मुझको पूरा भरोसा है आप सब लोगों के ऊपर कि लोग भड़काने वाले आवेंगे, मत भड़किएगा। मुझको भरोसा है कि आप लोग निश्चित रूप से सब लोग मिलकर के साथ दीजिएगा, ताकत दीजिएगा और आगे आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा रहेगा। आप भी ठीक ठाक होइएगा, पूरा समाज अच्छा बनेगा। मुझको पूरा भरोसा आप सब लोगों के ऊपर है।
आज आप सब लोग आए, विपरीत मौसम में भी आए और कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस बात के लिए हृदय से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, मित्र साथियों का, नेता लोगों का, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इनका भी धन्यवाद करता हूं। और फिर से इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।